आप सभी का स्वागत है पॉलिटी की क्लास में। अभी हमारी बीच में कुछ क्लासें नहीं हो पाई, इसमें छुट्टी रही काफी। अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं और इसमें आज हम देखेंगे भारत का महान्यायवादी। तो ये क्या होता है भारत का महान्यायवादी? जैसे अगर कोई विवाद हो जाता है तो अगर हमें कोर्ट जाना होता है तो हमें एक वकील की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार भारत सरकार का विवाद होता है तो भारत सरकार की तरफ से कोर्ट में कौन जाता है? महान्यायवादी। तो इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में देखते हैं भारत का महान्यायवादी कौन होता है। ये एक तरह से भारत का वकील होता है। भारत का महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का वकील होता है। और भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं वो हैं आर वेंकट मणि। तो इतना आया समझ में कि जो भारत का महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार का वकील होता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल क्या होता है, इनकी शक्तियां क्या होती हैं, अधिकार क्या होते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। नियुक्ति, तो जो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब इनका आता है कार्यकाल। तो महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो संविधान में इसका वर्णन नहीं दिया गया है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन परंपरा अनुसार क्या है, पहला तो ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये रह सकते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। दूसरा ये त्याग पत्र दे सकते हैं। तीसरा ये होता है, परंपरा अनुसार ये होता है कि जब कोई नई सरकार का गठन होता है तो नए महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। और सरकार के जब दूसरी सरकार गठित होती है तो महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देते हैं। सरकार के गठन के साथ और विघटन के साथ त्याग पत्र दे देते हैं। तो हम आगे देखते हैं। कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन क्या होता है इसमें, या तो ये अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दें, और दूसरा परंपरा अनुसार ये होता है कि जब नई सरकार गठित होती है तो सरकार की तरफ से सिफारिश की जाती है कि इस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाए। और जैसे ही सरकार गिरती है या सरकार का कार्यकाल पूर्ण होता है तो उसी तरह से महान्यायवादी का कार्यकाल भी पूर्ण हो जाता है। तो हम अगला देखते हैं, योग्यताएं। तो जो महान्यायवादी की वो योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो इनकी योग्यताएं हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इनकी योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता है
उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। दूसरा आपको पहले बताया था कि जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उस पर सिर्फ भारतीय ही जा सकता है, तो इसमें एक योग्यता ये होगी भारत का नागरिक हो। यानी जो महान्यायवादी होगा वह वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता पूरी नहीं होती है तो इसमें और वर्णन है, इसमें बताया गया है कि कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में जज के पद पर कार्यरत रहे हो। यानी अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इनकी अगर योग्यता पूर्ण नहीं होती है तो कम से कम 5 वर्ष तक वह हाई कोर्ट में जज रहे हो। अगर ये भी पूर्ण नहीं होती है तो अगली योग्यता दी है इसमें 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो। तो हमने इसमें देखा कि जो महान्यायवादी की योग्यताएं हैं उसमें पहला पॉइंट ये है कि जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके बराबर योग्यता होनी चाहिए। अगर ये भी पूर्ण नहीं होती है तो कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहे हो, उच्च न्यायालय में जज रहे हो। अगर ये भी पूर्ण नहीं होती है तो कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत की हो। तो ये हमारी योग्यताएं हैं। अगला देखते हैं हम, इसमें दे रखा है कार्य एवं शक्तियां। तो इसमें जो महान्यायवादी होते हैं उनका कार्य क्या होती है और उनकी शक्तियां क्या होती है, तो हम इसमें देखते हैं। तो जो भारत का महान्यायवादी होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। और दूसरा क्या है कि इनका कार्य क्या होता है, ये भारत सरकार से संबंधित जो मुद्दे कार्य जो विधि से संबंधित होते हैं उस पर राय देते हैं। यानी भारत सरकार को अगर विधि संबंधी किसी कार्य में सलाह या राय लेनी हो तो वो किससे लेंगे, वो लेंगे भारत के महान्यायवादी से।
और इनका और क्या कार्य होता है? राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य को करना। यानी राष्ट्रपति महोदय जो हैं, जो भी विधि से संबंधित कार्य महान्यायवादी को सौंपेंगे वो इसे पूर्ण करेंगे। और अगला कार्य क्या है इनका? भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय जाना। यानी भारत सरकार से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसको लेकर ये उच्चतम न्यायालय जाते हैं। और इसमें कुछ और योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति की ओर से किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। यानी आर्टिकल 143 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति की ओर से ये किसी भी न्यायालय में जाकर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। यानी भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित किसी भी मुद्दे पर सुनवाई के लिए जा सकते हैं। तो हमने इसमें देखा, पहला देखा भारत का ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। दूसरा, भारत सरकार से संबंधित जो भी कार्य विधि से संबंधित होते हैं उस पर राय देते हैं। और देखा हमने कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य को करते हैं। भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले को उच्च न्यायालय में लेकर जाते हैं ये। और राष्ट्रपति की ओर से न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य का प्रतिनिधित्व भारत के महान्यायवादी करते हैं। तो किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 143 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें पीछे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत के महान्यायवादी का कार्य क्या होता है। तो अगर इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के महान्यायवादी का कार्य क्या होता है, तो भारत के महान्यायवादी का कार्य होता है भारत सरकार का उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जितने भी कोर्ट होते हैं उसमें भारत सरकार का पक्ष रखना। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि जो भारत के महान्यायवादी
कि पद का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76। तो ये ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं वो कौन है? वो है आर वेंकटमणि। ये ध्यान रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है अधिकार एवं मर्यादा। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनके अधिकार क्या होते हैं और मर्यादा क्या होती है, तो हम इसे भी देखते हैं। तो अधिकार एवं मर्यादाएं क्या होती हैं? इनके लिए अधिकार होता है कि किसी भी अदालत में, भारत की किसी भी अदालत में इनके लिए सुनवाई का अधिकार होता है। और दूसरा, ये संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकते। और दूसरा, इनकी मर्यादा क्या होती है कि भारत सरकार के खिलाफ, जब तक ये पद पर है तब तक भारत सरकार के खिलाफ कोई भी टिप्पणी या सलाह या विश्लेषण नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं एक एक करके। किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार। ये भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई के लिए जा सकते हैं अगर भारत सरकार से संबंधित कोई मामला है। दूसरा, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन क्या क्या होंगे? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। तीसरा क्या है कि इनको जो वेतन और भत्ता जो दिया जाएगा वो संसद के सदस्य के बराबर होगा। संसद के सदस्य क्या मतलब यहां पर है? सांसद। जो वेतन भत्ता सांसद को दिया जाता है वही वेतन भत्ता भारत के महान्यायवादी को दिया जाएगा। और जब ये भारत सरकार के खिलाफ, ये भारत सरकार के खिलाफ जब तक ये पद पर हैं तब तक कोई टिप्पणी, सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकते। तो इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका बनेगा तो यहीं से बनेगा, इस संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन
ये मतदान नहीं कर सकते। मतदान क्या होता है? जैसे संसद में कोई भी विधि या कानून बनाया जाता है तो उसके पक्ष और विपक्ष में मत डाला जाता है। जैसे अगर कोई कानून बनाया गया और उसके पक्ष में यानी 50% से अत्यधिक मत पड़ गए तो विधेयक बन जाता है, और जब वो विधेयक बन जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात वह अधिनियम, कानून या एक्ट बन जाता है। तो उसमें जो मतदान होगा संसद में, उस पर मत नहीं डाल सकते। तो ध्यान रखना है कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनके लिए संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपना मत रखने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। ये देखा हमने। अब हम देखते हैं वेतन। जो भारत के महान्यायवादी का वेतन होता है वह भारत के जो सांसद होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, उनके बराबर होता है। और ये इस पद पर रहते हुए भारत सरकार के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। तो हम आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं। इसमें यह है कि जब तक भारत के विधि मंत्रालय या न्याय मंत्रालय के द्वारा कोई भी सलाह नहीं मांगी जाती है, तब तक ये किसी भी मंत्रालय विभाग को सार्वजनिक सलाह नहीं देंगे। सलाह मांगे जाने पर ही सलाह दी जाएगी। जैसे विधि या न्याय, इन मंत्रालयों से अगर कोई सलाह मांगी जाती है सलाह मांगे जाने पर दी जाएगी। यदि सलाह मांगे जाने पर दी जाएगी। अगर सलाह नहीं मांगी गई है तो सार्वजनिक सलाह, ये किसी विभाग या मंत्रालय को नहीं देंगे। यानी इसका क्या मतलब है कि जो न्याय या विधि मंत्रालय के द्वारा कोई भी सलाह मांगी जाती है तब ये सलाह देंगे, और ये सार्वजनिक सलाह नहीं दे सकते। और जब तक भारत के महान्यायवादी के पद पर ये हैं तब तक ये किसी भी परिषद और कंपनी के निदेशक का पद, ये दोनों पद को ये भारत सरकार की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ये स्वीकार नहीं कर सकते। पद स्वीकार करने के लिए ये ना भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। और आगे देखते हैं। अब हमने इसमें बताया था कि इनका जो कार्यकाल होता है सरकार के गठन के साथ शुरुआत होता है और सरकार के गठन के पश्चात समाप्त हो जाता है। तो इससे क्या निश्चित होता है कि ये सरकार के पूर्णकालिक वकील तो है नहीं। ये सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं होते हैं।
और दूसरा इससे क्या होता है, फिर ये सरकारी कर्मी की श्रेणी में भी नहीं आते। नहीं आते, यानी ये सरकार के पूर्णकालिक वकील भी नहीं है और सरकारी कर्मी की श्रेणी में भी नहीं आते। तो अब ये इस पद पर रहते हुए ये निजी कार्य कर सकते हैं, निजी कार्य जैसे वकालत इत्यादि। लेकिन इनके ऊपर एक प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है, कि ये भारत सरकार के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं लड़ सकते और बाकी अपनी वकालत कर सकते हैं। तो आज हमने देखा महान्यायवादी, इसका प्रावधान देखा, इसका कार्यकाल देखा, इसका नियुक्ति देखी। तो हम आज के लिए बस इतना ही, कल से हमारी क्लास रोज चलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।